हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन जूलॉजी यूनिट नंबर 22 का सेकेंड वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों को शेयर करें और यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। चलो शुरू करते हैं। आज का अपनी जो टॉपिक है, कल वाले वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे थे अपन। मानव पाचन तंत्र, कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी आप छोटे लिखते हो, तो आज से मैंने लगभग उस आदत को सुधारने की कोशिश की है। वैसे आदत पड़ी हुई है, उस आदत को सुधारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ भाई, बड़े लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि कहीं आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि मैं अपनी आदत में सुधार कर सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल अवेलेबल करवा सकूं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे अपन। कल अपन ने मानव पाचन तंत्र की परिभाषा पढ़ी थी कि मानव पाचन तंत्र किसे कहता है। एक बार हल्का सा 3-4 मिनट के लिए रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करता है। इसकी परिभाषा क्या थी? तो परिभाषा थी जटिल भोज्य पदार्थों को, और जटिल भोज्य पदार्थ कैसे थे? तो कार्बनिक। जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमोटिक जल अपघटन द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना मानव पाचन तंत्र कहलाता है। और बदलने के लिए जो तंत्र होता है उस तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था। यहाँ पे एक शब्द आपको ध्यान रखना है, एंजाइमोटिक जल अपघटन। एंजाइमोटिक जल अपघटन। और जल अपघटन के अंदर मैंने क्या बताया था? जल अपघटन को क्या कहता है भाई? बोलो। हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि पाचन तंत्र के अंदर क्या काम में आता है? तो आहार नाल प्लस पाचक ग्रंथियां देखी थी अपन ने। ठीक है, पाचक ग्रंथियां कितनी थी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, पाचन ग्रंथियां कितनी थी? तो 3 थी। लार ग्रंथियां, ठीक है, दूसरी कौन सी थी? यकृत, और तीसरी कौन सी थी? आपको कमेंट के अंदर उत्तर देना है। ठीक है, अब आज से कमेंट के अंदर उत्तर आने शुरू होने चाहिए। हमेशा आप कमेंट के अंदर उत्तर नहीं देते हो। आहार नाल, बताओ आहार नाल की लंबाई कितनी थी? तो लंबाई को मैंने 2 तरीके से डिवाइड किया था, एक जीवित अवस्था में और एक थी मरने के बाद। तो जीवित अवस्था में 4.5 से 5 मीटर मैंने बताई थी, और फिर बताई थी 7 से 8 मीटर के आसपास। ज़्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि जो छोटी आंत है वो शिथिल हो जाती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। आहार नाल के अंदर अपन पहला जो पार्ट था वो पढ़ रहे थे। आहार नाल के अंदर क्या होता है? सबसे पहले ये मुख से स्टार्ट होता है। मुख से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? तो गुदा तक जाता है। मुख से स्टार्ट होकर गुदा तक जाता है। मुख के अंदर क्या देखा था? सबसे पहले अपन ने मुख का खुला हुआ भाग क्या कहलाता था? मुख गुहिका, जिसको अपन कहते थे बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कहते थे। ठीक है, और कहते भी है बक्कल कैविटी। अब मुख गुहिका के अंदर अपन ने कौन कौन सी संरचना को देखा? सबसे पहले अपन ने देखा जीवा, और जीभ के ऊपर क्या होती है? स्वाद गलिका होती है। और जीवा के अंदर मैंने आपको बता दिया था, एक चीज याद रखनी है, जीवा फ्रेनुलम। जीवा फ्रेनुलम। और कंकाल तंत्र वाले यूनिट के अंदर क्या याद रखना है? जीवा अस्थि। जीवा अस्थि, जिसको आयोइड बोन कहता है, जो जीभ के पीछे की ओर स्थित होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जीवा। उसके बाद अपन ने देखा दांत। दांत अपन अब दांत के बारे में देखा था कल कि दांत क्या होता है। तो दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक, हृदयनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। दंत सूत्र देखा था, ध्यान रखना भाई, प्रश्न आया हुआ है। गत साल ही लगभग पूछा गया था कि दांत की संरचना को समझाती हुई दंत सूत्र को लिखिए, और 2.5 नंबर 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसका दंत सूत्र है 21, 23, 21, 23 इंटू 2 क्यों आ रहा है? फटाफट बोल दीजिए, इंटू 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि जबड़े 2 है, ऊपरी जबड़ा निचला जबड़ा। ठीक है, फिर ऊपर 2 नीचे 2, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये तो ऊपरी जबड़ा हो गया, ये निचला जबड़ा हो गया। 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि एक लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। ऐसे करके ये आपके 21, 23, 21, 23, तो ये कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 4, 8 और 12, ऐसे करके टोटल 32 दांत हो जाएंगे। आप देख लेना, काउंटिंग कर देना। दांत जो होता है वो 2 प्रकार के अपन ने देखे थे, द्विबार दंती, एक देखा था गर्त दंती,
गर्त दंती क्यों है? क्योंकि दांत होता है वो मसूड़ों में धसे रहता है। और द्विबार दंती क्यों है? क्योंकि दांत जीवन में 2 बार आते हैं, एक अस्थायी दांत और एक स्थायी दांत। अस्थायी दांतों की संख्या 20 है, स्थायी दांतों की संख्या 12 है। ये अपन ने देखा था, जिसको दूध के दांत कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अब आज अपन देखते हैं भाई दांत की संरचना के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई दांत की संरचना, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को आप पूरा देखिए और कॉपी में नोट्स को लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको ये चीज बार बार पढ़नी नहीं पड़े। अब देखो यहाँ पे अपन आज दांत, मानव दांत की संरचना को देखेंगे। इससे पहले दांतों के अंदर 2 शब्द ध्यान रखना, द्विबार दंती और गर्त दंती। ठीक है, मेरे को आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले मानव दांत की संरचना को देखते हैं। तो इस संरचना के अंदर आपको मुख्य रूप से 3 पार्ट दिखाई देते हैं। कितने? 3। सबसे पहले शिखर। सबसे पहले क्या है? शिखर। शिखर, शिखर का मतलब यह है कि सबसे ऊपरी पार्ट, दांत का ऊपरी पार्ट जो सफेद सफेद आपको दिखता है, वो क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है। फिर गिरवा। गिरवा जो होता है वो शिखर और मूल के बीच का भाग। मूल जो होता है वो मसूड़ों के अंदर धसा हुआ होता है, और जो शिखर होता है वो बाहर निकला रहता है। इसके बीच का जो पार्ट है जिसको मसूड़ा कहते हैं, और इस मसूड़े को गिरवा कहते हैं। तो दूसरा पार्ट हो जाएगा गिरवा, और तीसरा पार्ट हो जाएगा मूल। ऐसे करके कितने पार्ट हो जाएंगे? 3 पार्ट। पहले अपन डायग्राम को देख लेते हैं। शिखर, गिरवा और मूल। शिखर, गिरवा और मूल। शिखर, गिरवा और मूल। बोलो, याद हो गया? ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है दांत की संरचना के अंदर? एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो शिखर होता है, शिखर के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको कहता है इनेमल का आवरण। और यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। अभी मैं सभी चीजें लिखवा दूंगा, आप अभी लिखने की उतावल नहीं करें, क्योंकि मैं आपको इस चीज को लिखवा दूंगा। सबसे पहले इनेमल, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। कई बार कंपटीशन में प्रश्न आया है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इनेमल, जो दांत के ऊपर पाया जाता है। अब उसके अलावा ये कहाँ होता है? तो शिखर के ऊपर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक डेंटिन लिखा हुआ है और एक केंद्रीय गुहा। ठीक है, तो दांत के मुख्य रूप से 3 पार्ट का देना, शिखर, गिरवा और मूल। ये तो पार्ट हो गए तीनों। अब 3 पार्ट के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? तो एक तो इनेमल होता है, सबसे कठोरतम भाग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर डेंटिन, ठीक है, केंद्रीय गुहा, उसके अलावा अस्थि, सीमेंट और शीर्ष छिद्र। ऐसे करके ये पार्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मैं आपको केंद्रीय गुहा के बारे में बता देता हूँ। केंद्रीय गुहा, केंद्रीय गुहा का मतलब यह है कि ये जो बीच की खाली स्थान है, ये जो बीच का खाली स्थान है, इस खाली स्थान को केंद्रीय गुहा कहता है। केंद्रीय गुहा मतलब बीच का खाली स्थान केंद्रीय गुहा कहलाता है। रूम के बीचों बीच का खाली स्थान होता है, उसको केंद्रीय गुहा कहते हैं। अपन ने देखा था। तो ये आपको केंद्रीय गुहा याद रखना है। केंद्रीय गुहा के अंदर क्या क्या होता है? तो केंद्रीय गुहा के अंदर आपको ध्यान रखना है, रुधिर वाहिनियां होती है। क्या होती है? रुधिर वाहिनियां। और क्या होता है भाई? और होता है भाई यहाँ पे रक्त, ब्लड होता है। रुधिर वाहिनियां होगी तो रक्त तो होगा। फिर होगी दंत कोशिकाएं, दंत कोशिकाएं जिसको कहते हैं इंग्लिश में ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट दंत कोशिका होती है। उसके अलावा फिर और क्या होता है? तो और होती है तंत्रिका तंतु। इतनी चीज आपको देखने को किसके अंदर मिलेगी? केंद्रीय गुहा के अंदर। जो केंद्रीय गुहा है, इसको यदि आप लाल लाल कर दोगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? रुधिर वाहिनियां होती है, रक्त होता है, दंत कोशिका होती है, और क्या होती है? तंत्रिका तंतु। अब ये जो दंत कोशिका है, ओडेंटोब्लास्ट है, ये ओडेंटोब्लास्ट एक पदार्थ का स्राव करती है। उस पदार्थ को कहता है डेंटिन। क्या कहता है? डेंटिन। ये जैसे ही इस कोशिका में से डेंटिन निकलेगा, और इस डेंटिन के कारण दांत होता है वो क्या करता है? वृद्धि करता है। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि दांत वृद्धि क्यों करता है? तो केंद्रीय गुहा के द्वारा जो दंत कोशिका है उसके द्वारा स्रावित डेंटिन के कारण। डेंटिन जो होता है वो निरंतर स्रावित होता रहता है, जिसके द्वारा दांत क्या करता रहता है? वृद्धि करता रहता है। लेकिन एक निश्चित आयु के बाद डेंटिन स्रावित होना बंद हो जाता है, जिसके कारण दांत अपनी वृद्धि करना रोक देता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या होती है? रुधिर वाहिनियां होती है, रक्त होता है, दंत कोशिका होती है, और तंत्रिका तंतु। तो अब ये जो तंत्रिका तंतु है और रुधिर वाहिनियां है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये जो है रुधिर कहीं ना कहीं आगे से प्रवाहित हो रहा होगा। तो ये कहाँ से आएगा भाई? सीधी सी बात है, हड्डी से आएगा। ठीक है। अब ये जो है
ये आगे चलकर एक छिद्र के अंदर विभक्त हो जाता है, उस छिद्र को क्या कहता है? शीर्ष छिद्र। जो केंद्रीय गुहा है आगे चलकर एक छिद्र से विभक्त हो जाता है जिसको कहता है शीर्ष छिद्र, और शीर्ष छिद्र से ही रुधिर इसके अंदर आएगा और रुधिर इससे बाहर जाएगा। तंत्रिका तंतु अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे, या मैं ऐसे कह सकता हूं शीर्ष छिद्र जो है, जो शीर्ष छिद्र है वो तंत्रिका तंतु यानी कि तंत्रिकों के आवेगों का संचरण व रक्त का संचरण करने में मददगार होता है। तो ये हो गया शीर्ष छिद्र। साथ साथ में आपको ध्यान रखना है ये पास में जो मैंने डॉट किए हुए हैं ये क्या है? अस्थि है। क्या है? अस्थि है। अस्थि वाले यूनिट के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपको अस्थि है। साथ साथ में ये जो अस्थि है इसके बीच में इस वाले पार्ट से यहाँ जो मैंने ब्लैक किया हुआ है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस पार्ट को सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेंट। और ये सीमेंट है, ये अस्थि के समान संरचना है, लिखवा दूंगा मैं, अस्थि के समान संरचना है। और अस्थि के समान संरचना सीमेंट होती है जो दांत को स्थिर बनाए रखने में, दांत जो होता है वो सीधा स्ट्रेट रहता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है कि इसके अंदर क्या है? सीमेंट की परत है। तो ऐसे करके ये दांत के भाग है। अब मैं आपको बता देता हूं, लिखवा देता हूं कि किस प्रकार से आपको प्रश्न आता है कि दांत की संरचना को समझाइए, तो किस प्रकार से आपको लिखना है मैं इस चीज को आपको बता देता हूं। यहां आपको सबसे पहले लिखना है भाई शिखर। दांत के कितने भाग है? तो आप ऊपर लिख लेना दांत के 3 प्रमुख भाग है। 3 प्रमुख भाग है। कौन कौन से? तो सबसे पहले शिखर, ठीक है। शिखर जो होता है, शिखर पर इनेमल का आवरण पाया जाता है। शिखर पर इनेमल का आवरण पाया जाता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। बताओ शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इनेमल। कहाँ पाया जाता है? तो दांत के ऊपर सफेद सफेद पार्ट जो आपको दिखता है वो इनेमल है। उसके अलावा क्या है भाई? उसके अलावा दूसरा पार्ट हो जाएगा गिरवा। गिरवा, ठीक है। बीच का भाग जिसके अंदर क्या पाई जाती है? मांसपेशियां पाई जाती है। जिसके अंदर क्या पाई जाती है? मांसपेशियां पाई जाती है। और मांसपेशियां जिसके अंदर होती है उस पार्ट को गिरवा कहते हैं और इस पार्ट को आप मसूड़ा कह सकते हो। तो ये गिरवा है। और गिरवा के अंदर आपको ध्यान रखना है इसी के सीध में क्या होती है? केंद्रीय गुहा। तो यही इसी के अंदर पर लिख लेता है केंद्रीय गुहा। केंद्रीय गुहा, ठीक है। केंद्रीय गुहा के अंदर क्या क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है रुधिर वाहिनियां होती है। बोलो क्या होता है? रुधिर वाहिनियां होती है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है भाई? तो दूसरी चीज यहाँ पे होती है तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु। तीसरी चीज क्या होती है? तो तीसरी चीज यहाँ पे होती है भाई तंत्रिका तंतु हो गई, रुधिर वाहिनियां हो गई। साथ साथ में इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा दंत कोशिकाएं। दंत कोशिकाएं, दंत कोशिकाएं जिसको कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट। क्या कहता है? ओडेंटोब्लास्ट दंत कोशिका होती है, ठीक है। तो 3 तरह की संरचना आपको केंद्रीय गुहा में देखने को मिलेगी, रुधिर वाहिनियां, तंत्रिका तंतु और दंत कोशिकाएं। और इसी के कारण दंत कोशिकाओं के कारण डेंटिन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? डेंटिन का स्राव होता है। और ये जो डेंटिन का स्राव है, इस डेंटिन के स्राव के कारण दांत क्या करता है? वृद्धि करता है। दांत की क्या होती है? वृद्धि होती है। दांत की वृद्धि किस कारण होती है? तो डेंटिन के कारण। और डेंटिन कहाँ से स्रावित होता है? दंत कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको और क्या ध्यान रखना है? तो और आपको ध्यान, ये तीसरा पार्ट ध्यान रखना है अभी, वो आपको ध्यान रखना है शिखर, गिरवा, और तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है? वो है आपके लास्ट और अंतिम के अंदर मूल। मूल जिसको रूट कहते हैं, मूल। मूल, ये जो दांत की मूल है वो दांत के अंदर का पार्ट है, मसूड़ों के अंदर का पार्ट है, मूल कहता है। मूल के साइड में क्या होती है? अस्थि। तो एक चीज आपको अस्थि ध्यान रखनी है। और एक अस्थि के समान संरचना पाई जाती है जिसको सीमेंट कहता है, सीमेंट। और ये दांत को क्या प्रदान करता है? दांत को स्थिरता प्रदान करता है। दांत को स्थिरता, दांत को सीधा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? सीमेंट। सीमेंट एक अस्थि के समान संरचना है। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है?
शीर्ष छिद्र, शीर्ष छिद्र। और शीर्ष छिद्र जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्ष छिद्र जो है, शीर्ष छिद्र के द्वारा, लिख लो आप, शीर्ष छिद्र के द्वारा रक्त व तंत्रिका तंतुओं के संवेगों का संचरण होता है। यहाँ आप सीधा कह सकते हो रक्त व तंत्रिकाओं के संवेगों का संचरण किसके द्वारा होता है, तो शीर्ष छिद्र के द्वारा होता है। अब दांतों को आप जैसे टच करते हो तो आपको पता कैसे लगता है कि आपके दांतों के कोई टच हो रहा है। इसका मतलब कि आप जैसे भोजन को चबाते हो तो पता कैसे लगता है कि दांतों के संपर्क में भोजन है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं दांतों के अंदर आवेगों का संचरण हो रहा है। तो आवेगों के संचरण के लिए क्या होता है, ये शीर्ष होता है, इसके अंदर क्या होती है, तंत्रिका तंतु होते हैं। तो ये आपकी दांत की संरचना है। यहाँ से आपको 2, 2.5 या 3 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है कि दांत की संरचना को सचित्र समझाइए। मानव की दांत की संरचना को सचित्र समझाइए, तो आपको इसी तरह से समझाना पड़ेगा। बोलो आया समझ में? समझ में आया है तो आप कमेंट के अंदर उत्तर जरूर दें कि समझ में आ गया है। अब आगे अपन देखते हैं, ये मुख गुहा के अंदर पार्ट हो गए जीवा, दांत, ठीक है। लार ग्रंथियों का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। लार ग्रंथियां पूरी ग्रंथियां, लार ग्रंथियों का वीडियो बनेगा। उसके अलावा आपके बनेगा एक उसका यकृत का बनेगा, उसके अलावा आपके बनेगा अग्नाशय का बनेगा। सभी चीज़ों को अपन देखेंगे क्योंकि अग्नाशय आपके आगे ग्रंथि के रूप में भी आएगी, अंतस्रावी आपके तंत्र पूरा आएगा, उसके अंदर भी देखेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, दांत की संरचना को। दांत के बाद क्या आएगा, सबसे पहले मुख गुहा हो गया भाई, मुख गुहिका हो गया। मुख गुहिका के अंदर अपन ने दांत कर दिए, जीवा कर दी, ठीक है, 2 चीजें कर दी। अब दूसरा पार्ट क्या आएगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आएगा आपके गरसनी। दूसरा पार्ट क्या आता है, गरसनी। मुख जैसे खोलते हो तो मुख का खुला हुआ भाग क्या कहलाता है, गरसनी। अब गरसनी के आगे का पार्ट, गरसनी के आगे का पार्ट क्या कहलाता है भाई, गरसनी का जो आगे का पार्ट है वो आगे का पार्ट कहलाता है भाई मुख गुहिका के आगे का पार्ट गरसनी कहलाता है। ये गरसनी है। और गरसनी आगे चलकर 2 पार्ट के अंदर विभक्त हो जाती है। एक तो आती है ग्रसिका, या इसको आप आहार नाल कह सकते हो, या आपको इसको पोषण नली कह सकते हो, पोषण नली, या इसको इंग्लिश में कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप, ईसोफेगस या आप पाचन नली, ग्रसिका या आहार नाल, ठीक है। गरसनी आगे चलकर 2 नलियों के अंदर विभक्त हो जाती है, एक आगे की ओर होती है और एक पीछे की ओर होती है। 2 प्रकार की नलियां होती है। अब ये जो गरसनी है यह 2 पार्ट के अंदर खुलती है। एक तो आती है नासाग्रसनी, 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 एक आता है नीचे कंठग्रसनी, कंठग्रसनी, और एक आता है मुखग्रसनी, मुखग्रसनी। बोलो, जो ग्रसनी है वो 3 छिद्रों में खुलती है, एक मुखग्रसनी, एक नासाग्रसनी और एक कंठग्रसनी। ग्रसनी जो है ऊपर की ओर नासाग्रसनी, मध्य के अंदर मुखग्रसनी और नीचे की ओर कंठग्रसनी। और इस ग्रसनियों के ऊपर विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को कहते हैं यूस्टेकी नलिकाओं के छिद्र। यूस्टेकी, कौन सी टेकी, यूस्टेकी नलिकाओं के छिद्र। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, यूस्टेकी नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, ये ऊपर ग्रसनी 3 प्रकार की होती है, कंठ ग्रसनी, नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी। ये जो ग्रसनी है, इस ग्रसनी का पाचन तंत्र के अंदर कोई बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, भोजन को मुख से ग्रसिका के अंदर पहुंचाने का कारण। बीच के अंदर जो मार्ग का काम करता है, कौन करती है, ग्रसनी। अब ग्रसनी है, इस ग्रसनी के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या है, एक आगे की ओर है, एक पीछे की ओर। आगे की ओर जो नली होती है उसको कहता है श्वास नली, पीछे की ओर होती है उसको क्या कहता है, आहार नली। इसको कहता है श्वास नली, इसको कहता है श्वास नली। और श्वास नली को क्या कहता है, बोलो, ट्रैकिया। क्या कहता है, ट्रैकिया। श्वास नली हो जाएगी और एक हो जाएगी ग्रसिका या पोषण नली, ठीक है। 2 प्रकार की नलियां होगी, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर, एक आगे और एक पीछे। ऊपर क्या हो जाएगा, ग्रसनी, और ग्रसनी कंठ ग्रसनी और मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, मुख ग्रसनी और ऊपर नासा ग्रसनी, 3 ग्रसनियां हो जाएगी। उसके बाद फिर देखो, ये जो आपके है श्वास नली, श्वास नली के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे क्या पाया जाता है, उत्तकों का समूह। यहाँ पे क्या पाया जाता है, उत्तकों का
समूह। तो ग्रसनी के अंदर आपको दो चीज ध्यान रखनी है। इस वाले पार्ट को कहता है घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन, जिसको कहता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है यहां निगल द्वार, निगल द्वार, निगलने के लिए द्वार होता है उसको निगल द्वार कहता है, और एक होता है घाटी ढक्कन। ग्रसनी आगे चलकर दो नलियों के विभक्त हो जाती है, और दो नलियां जो होती है एक घाटी ढक्कन और एक निगल द्वार। घाटी ढक्कन जो है ये एपिग्लोटिस, ये क्या है, ऊतकों का समूह जो पल्ले के समान होता है, पल्ले के समान होता है, जो आपके पल्ला होता है उस पल्ले के समान संरचना को एपिग्लोटिस कहता है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे ये जो है ये आगे की नली है, श्वास नली ग्रसनी है, इसके ऊपर क्या होता है, पल्ला होता है। जैसे भोजन आप यहां से निकलोगे तो इसके ऊपर पल्ला बंद हो जाएगा, भोजन इसके अंदर चला जाएगा। तो इस एपिग्लोटिस का कार्य हो जाएगा भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। ठीक है, उसके बाद फिर निगल द्वार, और निगल द्वार क्या करता है, भोजन को निगलने का काम करता है। तो ये आपकी ग्रसनी हो गई पूरी। अब ग्रसनी के बाद फिर तीसरी संरचना जो आती है वो क्या है, तो तीसरी संरचना आएगी भाई आपके ग्रसिका। ग्रसिका अभी अपन ने देखी थी, ग्रसिका, ग्रसिका। और ग्रसिका को क्या कहते हैं बोलो भाई, ईसोफेगस, FAGUS, ईसोफेगस, ग्रसिका। ग्रसिका का भी कोई पाचन तंत्र के अंदर बड़ा रोल नहीं है, लेकिन ग्रसिका क्या करती है, ग्रसिका भोजन को आगे से आगे कर्मांकुंचन गति के द्वारा ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाने का काम, ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाने का काम, क्योंकि इसके आगे क्या होता है, आमाशय। क्या होता है, आमाशय। ये पूरे पूरा क्या है, आमाशय है। तो भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ग्रसिका करता है। और ये जो ग्रसिका है, ग्रसिका एक पेशीय नली है। ग्रसिका क्या है, पेशीय नली है, पेशीय नली है जिसमें ऊतकों के 4 स्तर पाए जाते हैं, ऊतकों के 4 स्तर पाए जाते हैं। ये जो नली है इसमें ऊतकों के 4 स्तर पाए जाएंगे, और 4 स्तर कहीं ना कहीं आपके इस नली को विशेष प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेगी, ये प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करेगी। तो पेशी नली है जिसमें ऊतकों के 4 स्तर होते हैं, और आमाशय के अंदर भी ऊतकों के 4 स्तर होते हैं। तो आमाशय के अंदर देख लेंगे कि कौन कौन से ऊतकों के स्तर है। ठीक है, तो पेशीय नली है। साथ साथ में ये जो ग्रसिका है यह भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने का काम करेगी, आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करेगी। साथ साथ में यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक गति होती है जिसको कहता है कर्मांकुंचन गति, कर्मांकुंचन गति, पेरिस्टेटिक मोमेंट, कर्मांकुंचन गति। कर्मांकुंचन गति का मतलब ये पेशीय नली है। तो इसमें क्या होता है भाई, मान लो ये एक नली है, इस नली के अंदर आप भोजन ले रहे हो, ये भोजन का टुकड़ा है। ये भोजन जैसे इस नली में जाएगा तो सबसे पहले यहाँ आएगा, यहाँ जैसे आएगा तो ये इतना भोजन बड़ा है, तो ये नली यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से इतनी मोटी हो जाएगी। ठीक है, ये भी यहाँ से इतनी मोटी हो जाएगी। ठीक है, पास में से यहाँ से क्या हो जाएगी, ये यहाँ से पतली हो जाएगी। ठीक है, फिर भोजन जैसे यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से पतली, यहाँ से मोटी। इस क्रिया को कहता है कर्मांकुंचन गति। कर्मांकुंचन गति का मतलब है पेशीय नली के अंदर भोजन का लुढ़कता हुआ प्रवेश करना कर्मांकुंचन कहलाता है। साथ साथ में ग्रसिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रसिका एकमात्र ऐसी नली है, एकमात्र ऐसी नली है जो डायाफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करती है, उदर गुहा में प्रवेश करती है। डायाफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करने के लिए क्या होती है, ग्रसिका होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ग्रसिका हो गया पेशीय नली है जिसमें ऊतकों के 4 स्तर है। ग्रसिका से आमाशय तक भोजन को पहुंचाने का काम करती है, कर्मांकुंचन गति होती है। और ग्रसिका एकमात्र ऐसी नली है जो
आमाशय को भेद कर कहाँ जाती है, आमाशय तक जाती है, सॉरी डायाफ्राम को भेद कर कहाँ जाती है, आमाशय तक जाती है। ये आपकी ये पूरी यहाँ से ये नली हो जाएगी और इसके अंदर कौन सी गति होगी, क्रमांक गुंचन गति। अब ये आगे चलकर किसके अंदर खुलेगी, आमाशय के अंदर। किसके अंदर खुलेगी, आमाशय के अंदर। लेकिन आमाशय में खुलने से पहले यहाँ पे एक विशेष प्रकार का कपाट होता है, एक विशेष प्रकार का कपाट होता है जिस कपाट को क्या कहते हैं, जठरागम अवरोधिनी, अवरोधिनी, जठरागम अवरोधिनी। क्योंकि आमाशय का पहला पार्ट जठरागम कहलाता है। आमाशय के 3 भाग है, जठरागम, फंडस और तीसरा कौन सा है, जठर निर्गमी। 3 पार्ट अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले जठरागम है, तो जठरागम के ऊपर यहाँ पे एक अवरोधिनी होती है। क्या होती है, अवरोधिनी। उस अवरोधिनी को कहते हैं जठरागम अवरोधिनी। और जठरागम अवरोधिनी क्या करती है, भोजन इससे जैसे इसमें आ जाएगा तो भोजन को विपरीत जाने से रोकने का काम कौन करता है, जठरागम अवरोधिनी करती है। ठीक है, तो ये आपके होगी ग्रसनी पूरी। अब ग्रसनी के बाद आगे अपन देखते हैं। हाँ भाई, आगे अपन ग्रसनी के आगे देखते हैं कि ग्रसनी के आगे क्या आएगा, सॉरी गर्सिका के आगे अपन देखते हैं चौथा पार्ट। और इस मुख्य आहार नाल का चौथा पार्ट कौन सा है, तो चौथा पार्ट है आपके आमाशय। और आमाशय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का कैसा पाचन होता है, बोलो रे छोरे कैसा पाचन होता है, तो भोजन का आंशिक पाचन, भोजन का आंशिक पाचन कहाँ पे होता है, तो आमाशय के अंदर होता है। और मैं यदि पूछूं पूर्ण पाचन तो आपका उत्तर होगा छोटी आंत। अब चौथा पार्ट हो जाएगा आपके आमाशय। आमाशय, आमाशय के अंदर आप देखोगे जिसको इस इंग्लिश में कहता है स्टोमक। ठीक है, आमाशय। आमाशय जो होता है, आमाशय को मैं यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या था भाई, ये आमाशय है। ये ऊपर क्या होता है, ये आमाशय है। ऊपर क्या होता है, तो ऊपर यहां पे यकृत होता है, लीवर। ठीक है, ये क्या है, तो ये है ग्रहणी। और ये क्या है, गर्सिका। और यहाँ पे अवरोधिनी होती है, उस अवरोधिनी का क्या नाम है, जठरागम अवरोधिनी। कौन सी अवरोधिनी, जठरागम अवरोधिनी। फिर आमाशय का पहला पार्ट, ये वाले पार्ट को कहते हैं जठरागम। जठरागम यहां मैं लिख लेता हूं। आमाशय के 3 भाग है। सबसे पहला पार्ट है जठरागम, जिसको कार्डियक भाग कहते हैं। दूसरा भाग हो जाएगा फंडस और तीसरा भाग हो जाएगा जठर निर्गमी। जठर निर्गमी इसको कहते हैं कार्डियक पार्ट। और ये हो जाएगा फंडस, फंडस पार्ट। और तीसरा भाग हो जाएगा पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट हो जाएंगे, जठरागम, फंडस और जठर निर्गमी। ठीक है, सबसे पहले जठरागम। जठरागम का मतलब है जहां पे जठर का आगम होता है, यानी कि आमाशय का स्टार्टिंग भाग जठरागम कहलाता है। और बीच का ये जो मोटा सा पार्ट है इसको कहता है फंडस। ये फंडस जो है ये आमाशय का 80% भाग बनाता है। और ये लगभग क्या होता है, बराबर। ये है जठर निर्गमी। ठीक है, जिसको पाइलोरिक भाग कहते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि गर्सिका और जठरागम के बीच का भाग क्या कहलाता है, कार्डिया कहलाता है। इसके बीच का भाग यहाँ पे क्या होता है, कार्डिया। कार्डिया, कार्डिया का मतलब यह है कि गर्सिका और आमाशय के बीच का भाग, गर्सिका और जठरागम के बीच का भाग कार्डिया कहलाता है। और कार्डिया के अंदर ही तो क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसको जठरागम अवरोधिनी कहता है, जो भोजन को विपरीत जाने से रोकने का काम करता है। तो ये हो गया जठरागम, फिर हो गया फंडस और फिर हो गया जठर निर्गमी। जठर निर्गमी का मतलब यहाँ पे यह है कि यहाँ पे भी एक छिद्र होता है जिसको जठर निर्गमी अवरोधिनी कहता है। और
इस जठरागम और गरणि के बीच में पाइलोरिक छिद्र होता है। क्या होता है? पाइलोरिक छिद्र। अब आपको विशेष रूप से ध्यान यह देना है कि इस फंडस वाले पार्ट के अंदर क्या होता है? पाचक रस होता है। क्या होता है? पाचक रस, जो भोजन को क्या करते हैं? पचाने का काम करते हैं। साथ साथ में यहाँ पे दो विशेष प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है जाइमोजन कोशिकाएं, जाइमोजन सेल्स, और एक होती है अम्लजन सेल्स, जिसको कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है जाइमोजन कोशिका और एक होती है अम्लजन कोशिका। ये जो जाइमोजन कोशिका है, ये जाइमोजन क्या करती है पता है? पेप्सिनोजन का स्रावित करती है। पेप्सिनोजन को स्रावित करने का काम करेगी। और पेप्सिनोजन जो है, ये पेप्सिनोजन क्या करेगा? पेप्सिन को सक्रिय करेगा। पेप्सिनोजन क्या करेगा? पेप्सिन को सक्रिय करने का काम करेगा। और पेप्सिनोजन को सक्रिय कौन करेगा? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से स्रावित होने वाला HCl। जब अपन पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे तब मैं आपको विस्तृत रूप से बता दूंगा कि कौन कौन सी कोशिकाओं का क्या क्या कार्य है। अब आपको ध्यान इसके अंदर यह देना है कि आमाशय के अंदर जाइमोजन कोशिकाएं पाई जाती है फंडस वाले पार्ट के अंदर, और अम्लजन कोशिकाएं पाई जाती है। जाइमोजन कोशिकाएं पेप्सिनोजन का स्रावित करती है और अम्लजन कोशिकाएं HCl का स्त्रावन करती है। HCl जो होता है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम करता है। ठीक है, इस चीज को अपन आगे देखेंगे। तो ये आपकी हो जाएगी आमाशय का पहला पार्ट जठरागम, फिर फंडस, और तीसरा पार्ट हो जाएगा जठर निर्गमी। और इस आमाशय के अंदर भोजन का क्या होता है? आंशिक पाचन। प्रश्न आता है भोजन का आंशिक पाचन कहाँ पे होता है? भोजन का आंशिक पाचन कहाँ पे होता है? तो भोजन का आंशिक पाचन कहाँ होगा? आमाशय के अंदर। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे पाचक रस भी होता है, जो भोजन को क्या करता है? भोजन को लंबे समय तक इसके अंदर पचाने का कार्य करता है। ठीक है, भोजन, यहाँ पे जो पाचक रस होते हैं वो भोजन को पचाने का काम करता है। जो भोजन है वो इस आमाशय के अंदर लगभग 2.5 से 3 घंटे तक क्या करता है? रेस्ट करता है। और यदि इसके अंदर जो ऑक्जेंटिक सेल है, इससे HCl का स्त्रवण ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे एक शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको कहता है एसिडिटी। आपने नाम सुना होगा। बूढ़े लोग कहता है कि पेट में एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपके शरीर में जो अम्लजन कोशिका है, ऑक्जेंटिक कोशिका है, उससे HCl का स्त्रवण क्या हो गया? ज्यादा हो गया है। और जैसे आपके एसिडिटी होती है तो क्या करते हैं? एसिडिटी जैसे होती है तब आपको क्या करते हैं? जैसे एसिडिटी हो जाती है तो आपको सारक के रूप में कुछ पदार्थ दिया जाता है, जैसे सोडा, इनो पीते हो आप। तो जैसे HCl के साथ में NaOH की क्रिया करवाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? NaCl बन जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे अभिक्रिया हो जाएगी, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है। इसको अपन आगे देखेंगे भी वैसे। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। एसिडिटी होती है, आमाशय से संबंधित है। आमाशय आगे चलकर किसके अंदर विभक्त हो जाती है? गृहिणी के अंदर। और गृहिणी जो है ये किसका पार्ट है? छोटी आंत का प्रकार है। तो आज अपन ने काफी सारा चीजों को देखा है। इस चीज को एक बार और मैं आपके रिवाइज करवा देता हूं, फिर आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे देखेंगे आमाशय का कुछ यदि पोर्शन रह गया है तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और यदि आमाशय पूरा हो गया है तो अपन छोटी आंत को शुरू करेंगे, क्योंकि छोटी आंत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट जितने ये पार्ट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्रियाविधि है, मैकेनिज्म, पाचन तंत्र कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि। तो आपने सबसे पहले यहाँ आज आपने दांत की संरचना को देखा, और दांत की संरचना के अंदर आपने 3 भाग देखे। सबसे पहले शिखर, ठीक है, शिखर के अंदर आपने इनेमल देखा, इस चीज को आपको ध्यान रखना, सबसे कठोर पदार्थ। फिर आपने गिरवा देखा, गिरवा के अंदर क्या? मसूड़ा, और साथ में केंद्रीय गुहा। बिल्कुल स्पीड से आपको इसका रिवीजन करना। केंद्रीय गुहा के अंदर क्या होता है? रक्त कोशिका होती है, रक्त कोशिकाएं, रुधिर वाहिनियां, रक्त कोशिका होती है, तंत्रिका तंतु होते हैं, तंत्रिका तंतु, और साथ साथ में क्या होती है? दंत कोशिकाएं, जिसको क्या कहते हैं? ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं, ओडेंटोब्लास्ट। ठीक है, इस चीज को आपको तुरंत से रिवाइज करना है। तीसरा जो पार्ट है वो है आपके मूल, और मूल के अंदर क्या होता है? तो यहाँ पे आपको 180 मिनट ध्यान रखना है। दांत को स्थिर रखने का काम अस्थि होती है, ठीक है, और एक होता है शीर्ष छिद्र। 3 चीजों आपको ध्यान रखना है। ये दांत की संरचना हो जाएगी, और आपको डायग्राम तो याद रखना ही है। दांत की संरचना के बाद आगे अपन ने क्या देखा भी? आज अपन ने आगे देखा ग्रसनी,
फिर अपन ने देखा दूसरा ग्रसनी, और ग्रसनी के अंदर अपन ने देखा क्या कहता है यूष्टे की नलिकाओं के छिद्र, यूष्टे की नलिकाओं के छिद्र देखे, ठीक है, निगल द्वार और घाटी द्वार देखा। फिर देखा अपन ने गर्शिका, और गर्शिका के अंदर एक विशेष प्रकार की क्रिया को देखा अपन ने, क्या देखा, कर्मांकुंचन, कर्मांकुंचन, और कर्मांकुंचन क्रिया को अपन ने देखा। उसके बाद चौथी चीज अपन ने देखा आमाशय, आमाशय के कितने भाग देखे, 3 भाग, ठीक है, जठरागम, फंडस और जठर निर्गमी। ऐसे करके ये आपके आमाशय है। आमाशय के अंदर जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तब आमाशय में कर्मांकुंचन क्रिया से संबंधित 3 आपको ऐसे इफेक्ट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही खूब, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे मिलते हैं। मेरा वीडियो यदि आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए। खूब धन्यवाद।